हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो इसके पहले का जो चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। उस पे बेस्ड जो नीट के क्वेश्चंस थे वो भी सॉल्व कर लिए थे। तो अगर आपको वो लेक्चर्स देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर बिल्कुल उन्हें देख सकते हैं और अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं हमसे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये एटम होता क्या है। तो एटम के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया था, एटम से हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था, एक मिनट, किसने इंट्रोड्यूस कराया था हमें सबसे पहले एटम से? डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें एटम से इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे हम क्या बोलते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इनका जो मेन पोस्टुलेट था वो क्या था कि मैटर आर कंस्टिट्यूएंट विथ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम। जो मैटर होता है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, बहुत टिने पार्टिकल से बना हुआ होता है और उस टिनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, उस टिनी पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। तो वो जो टिनी पार्टिकल था वो किस नेच कैसा था, इनडिविजिबल था। मींस हम ये जो एटम है इसको और डिवाइड नहीं कर सकते, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। ठीक, अब ये जो एटम होता है इसे एटम ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो लैटिन में इसका मीनिंग होता है एटोनियो। तो ये एटोनियो का लैटिन वर्ड में मीनिंग होता है अनकटेबल, अनकटेबल। जैसे आप और स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड, स्मॉलेस्ट सब्सटेंस में डिवाइड और नहीं कर सकते थे। तो उस टाइम पर जो डाल्टन्स थे उन्होंने हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया एटम से। तो एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर एंड इट इज इनडिविजिबल। ठीक, और एटम वर्ड कहाँ से आया था, एक लैटिन वर्ड था एटोनियो। तो इससे ये क्या आया था, जो इसका मीनिंग होता है अनकटेबल, तो इससे ही मिला था हमें एटम। तो ये जो डाल्टन्स की थ्योरी थी वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट की गई और बहुत साल तक ये मान्य भी रही, बहुत साल तक ये मान्य रही। बट जब और रिसर्चेस होने स्टार्ट हुए तो 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, ओके, तो 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए। फॉर एग्जांपल जे थॉमसन, बोर, रदरफोर्ड और कौन, चैडविक, तो गोल्डस्टाइन। तो ये बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिसने बहुत अच्छे से बहुत बड़े बड़े रिसर्च किए। तो इन रिसर्चेस के थ्रू वो एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये जो एटम है, एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, कि ये जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता है मैटर का। ठीक, क्लियर? तो उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, तो एटम वाज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एंड हैड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो ये जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है बट इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये एटम जो है उसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर के बारे में भी उन्होंने बहुत रिसर्च की और उन्होंने बताया कि ये जो एटम होता है वो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनसे ये एटम बना हुआ होता है। ठीक है, तो उसके बाद और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले किसने बताया, डाल्टन ने। लेकिन जो डाल्टन की थ्योरी थी वो कुछ साल तक मान्य रही, उसके बाद फिर बहुत से साइंटिस्ट ने नए रिसर्च किए और उन्होंने क्या पाया कि एटम वाज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बट इट हैड अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इट मेड अप विथ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, subatomic particles like electron, proton and neutron, and this particle is called fundamental particles. Okay, तो यहाँ तक उन्होंने बता दिया। अब उनके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि उनके पास, इतना तो उन्होंने बता दिया, अब ये कैसे बताएं कि जो एटम्स है वो स्टेबल है। तो वो कैसे स्टेबल है? ठीक, तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, द साइंटिस्ट वर लुकिंग अप द आंसर टू फॉलोइंग
क्वेश्चन। तो उन्होंने ये पता कर लिया कि एटम जो होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, बट अब उनके पास और भी क्वेश्चंस थे जिनके आंसर उनके पास नहीं थे। तो क्या क्वेश्चन थे, फर्स्ट देखते हैं कि अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो ये जो हाउ कैन अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो हम जो एटम स्टेबल है उसे हम कैसे बताएं। ठीक, नेक्स्ट था व्हाई बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट ऑफ एटम इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ द एटम। तो एक एलिमेंट का जो एटम होता है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से क्यों डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, इसका भी उनके पास कोई आंसर नहीं था। नेक्स्ट है व्हाई डू द डिफरेंट एटम कंबाइन टू फॉर्म ईच अदर, कि अगर एटम है तो उन्हें अपने जैसे वैसे रहना चाहिए, बट क्यों वो कंबाइन करें, किस वजह से कंबाइन कर रहे हैं, इसका उनके पास कोई आंसर नहीं था। लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो सारे क्वेश्चंस थे ये उस टाइम साइंटिस्ट के दिमाग में आ रहे थे। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर एक एक करके हमें इसी चैप्टर पे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे ये पता चला कि जो एटम होता है उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन उसका एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। ठीक, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किसके थ्रू किया गया था, किसने पता लगाया था, किसने खोज की थी, डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की, जे थॉमसन सर ने। ठीक, तो जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो इसके ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्टडी ऑफ कैथोड रेज, तो ये कैसे हुआ ये हम समझते हैं। तो ये जो हमारा मैटर होता है, वो जो मैटर होता है वो किस नेचर का होता है, किस नेचर का होता है मैटर, मैटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक नेचर का होता है। ठीक, मैटर किस नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉनिक नेचर का। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक नेचर का कैसे होता है करके ये हमें कैसे पता चला, थ्रू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो ये आपने खुद ही महसूस किया होगा कि जब आप ग्लास रॉड को या एबोनाइट की छड़ को, एबोनाइट के रॉड को आप क्या करते हैं, ऊन या फिर सिल्क से जब आप उसे रब करते हैं तो आपको वहां पर कुछ फ्रिक्शन, कुछ ऐसा महसूस होता है, चार्ज जैसा लगता है वहां पे। तो वहीं से हमें पता चला कि जो एवरी मैटर इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर। बाद में इसे कंफर्म कैसे किया गया, थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया गया और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए गए और उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास की गई। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो यहाँ पर जो सोडियम है वो डिकम्पोज हुआ और जो क्लोरीन है वो गैस के फॉर्म में निकल गया। तो इससे भी फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसके थ्रू भी हमें ये पता चला था कि जो मैटर होता है वो इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है। और इस पर फैराडे ने अपने कुछ लॉज भी दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस पर, तो ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो फाइनली इन सब चीजों से, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें ये पता चल गया था कि जो मैटर होता है वो इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब ये जो मैटर इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है, तो आपको पता है कि मैटर जो है वो 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब गैसियस स्टेट पर कंडक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू गैस, तो ये जब एक्सपेरिमेंट, इस पर जब स्टडी की जा रही थी तो वहीं पर से वहीं उसी स्टडी के ही थ्रू हमने कैथोड रेस और इलेक्ट्रॉन का जो है डिस्कवरी किया था। किसने, जे थॉमसन सर ने। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी या करने के लिए या कैथोड रेस की स्टडी करने के लिए उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही उन्हें ये पता चला कि जो कैथोड रेज होती हैं या जो मैटर्स होता है वो किससे, जो एटम होता है, मैटर का जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के इलेक्ट्रॉन्स से बना हुआ होता है। ठीक, तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ये हम अभी एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट के बाद उस पर जो ऑब्जर्वेशंस थे वो देखेंगे। फिर ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकला जिससे पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर डिस्कवरी हुई। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले एक उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब में 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक एनोड और एक कैथोड। तो अब इस एनोड और कैथोड को हाई वोल्टेज बैटरी से अटैच कर दिया और एक यहाँ पर एक और ट्यूब था। इस ट्यूब से उन्होंने वैक्यूम पंप को अटैच कर दिया और इस वैक्यूम पंप से वो जो गैस, जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर का प्रेशर मेंटेन करते थे। क्लियर, क्या लिया उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। उस डिस्चार्ज ट्यूब का स्ट्रक्चर कैसा था, ये स्फेरिकल शेप का, और इस पे 2
मेटल रॉड्स लगे हुए थे जो कि एक एनोड था, दिस एनोड एंड दिस कैथोड। तो दो इलेक्ट्रोड्स थे, एक एनोड और एक कैथोड, और इस पर उन्होंने गैस भरा और यहाँ पे नीचे पर जो एक ट्यूब दिखाई दे रही है वहां पर उन्होंने क्या फिट किया, वैक्यूम पंप, जिससे कि वो जो इस ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का प्रेशर को मेंटेन करते थे। क्लियर, ये स्ट्रक्चर समझ आ गया आपको। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये जो गैस लिया है इसके अंदर, इसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रखा और जो दोनों इलेक्ट्रोड है उन पे हाई वोल्टेज अप्लाई किया। कितना वोल्टेज, 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया उन्होंने। तब वो ऑब्जर्व करते हैं कि कैथोड से एनोड की ओर कोई भी रेज नहीं चलती, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती नहीं है, करंट पास होती ही नहीं है। बट जैसे ही उन्होंने फर्स्ट किया कि पहले उन्होंने प्रेशर कितना रखा, गैस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर रखा उन्होंने कितना, 1 एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उतना ही अप्लाई किया। तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कैथोड टू एनोड कोई इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो रही थी गैस से। क्यों? क्योंकि गैस जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बट फिर उन्होंने क्या किया, जो प्रेशर था एटमॉस्फेयर, यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर था उसको लो कर दिया। कितना लो कर दिया कि when the pressure is reduced about 10 to the power minus 2 atm। तो जैसे ही उन्होंने प्रेशर को रिड्यूस किया वो ऑब्जर्व करते हैं द करंट स्टार्ट फ्लोइंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो जैसे उन्होंने प्रेशर को रिड्यूस किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ठीक, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया और हमें कलर्ड ग्लो वहां पर ऑब्जर्व दिखने लगा। किसके बीच, कैथोड टू एनोड के बीच एक कलर्ड ग्लो दिखने लग गया। और ये जो कलर्ड ग्लो था, इस कलर्ड ग्लो का जो कलर था वो किस पर डिपेंड कर रहा था, गैस के नेचर पर डिपेंड कर रहा था। ठीक, तो when the pressure is reduced about to 10 to the power minus 2 atm, the current start flowing between the electrodes and a colored glow is observed and the color डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन। तो यहाँ पर जैसे ही हमने सबसे पहले कितना मतलब जे थॉमसन सर ने सबसे पहले कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना प्रेशर अप्लाई किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। बट वहां पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहां पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, किसके बीच, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। बट जैसे ही उन्होंने जो प्रेशर है उसको लो कर दिया, लो कर दे से क्या हो जाएगा, स्पेस ज्यादा मिलेगी गैसेस के मॉलिक्यूल से, जिससे वो फ्रीली मूव कर सकेंगे, जिससे वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड से एक्सिलरेट हो पाएंगे। और हाई स्पीड से एक्सिलरेट होकर वो जो प्रोडक्ट करेंगे, चार्ज एक दूसरे से टकराएंगे, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, आयंस बनेंगे। और इससे क्या होने लगता है वहां पर, जैसे कि सपोज यहाँ पर ये एक दूसरे से टकराए तो जो एटम होगा, गैसियस एटम, वो गैसियस एटम एक दूसरे से बम्बार्डमेंट करके वहां पर क्या हो जाएगा, एटम से आयन फॉर्म हो जाएगा और आयन से इस इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यही इलेक्ट्रॉन फिर जब यहाँ पर फॉर्म होके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कैथोड पर से फॉर्म होगा और फॉर्म होकर कहाँ जाएगा, कैथोड टू एनोड की ओर जाएगा। तो ये क्लियर हुआ कि क्यों हमने यहाँ पर जब गैस का प्रेशर लो किया, तो गैस का प्रेशर लो करने से वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, सॉरी जो गैसियस एटम्स थे, उन गैसियस एटम्स को और ज्यादा स्पेस मिल गया फ्रीली मूव होने के लिए। और फ्रीली मूव होकर के जो फ्रीली मूव होने से वो एक दूसरे से बम्बार्डमेंट करेंगे। वहां पर जो कैथोड है इनिशियली उससे जो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होगा उससे वो बम्बार्ड करेंगे, एक दूसरे से बम्बार्डमेंट होने से जो गैसेस मॉलिक्यूल होंगे वो किस में चेंज हो जाएंगे, आयन में, और एक इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करेंगे। और यही जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमें दिखाई देता है किस फॉर्म में, एंड कैथोड टू एनोड की तरफ फ्लो होता हुआ दिखाई देता है। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे आप प्रेशर को जब आप रिड्यूस करते हैं तो प्रेशर रिड्यूस करने से वहां पर क्या होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है। ओके, क्या, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और हमें एक कलर्ड ग्लो दिखाई देता है। और ये जो कलर्ड ग्लो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ये जो कलर्ड ग्लो होता है वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है कि आपने किस नेचर का गैस वहां पर लिया है। ओके, क्लियर? ये ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो ये प्रेशर था 10 टू द पावर माइनस 2 atm जो प्रेशर था उसको उन्होंने और लो कर दिया। कितना कर दिया, 10 टू द पावर माइनस 4 atm कर दिया। ठीक, तो इस प्रेशर को जो वहां पे 10 टू द पावर माइनस 2 था उसको उन्होंने कितना रिड्यूस कर दिया, 10 टू द पावर माइनस 4 कर दिया और लो प्रेशर अप्लाई कर दिया वहां पर। ठीक, लो प्रेशर मतलब और ज्यादा जगह। तो इससे फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हमें कलर्ड ग्लो दिखाई दे रहा था वहां पर बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, इट डिसअपियर्स।
जो वहां पर कलर्ड ग्लो दिख रहा था इलेक्ट्रोड्स के बीच में, वो क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया। और डिसअपेयर हो गया, डिसअपेयर्स, बट द करंट कंटिन्यूअस टू फ्लो एंड इफ अ परफोरेटेड एनोड इज यूज्ड। बट वहां पर जो करंट है वो अभी भी फ्लो हो रहा था, ठीक। वो जो कलर्ड ग्लो था वो तो डिसअपेयर हो गया था, बट एनोड, कैथोड टू एनोड अभी भी वहां पर करंट फ्लो हो रहा था। ये कैसे ऑब्जर्व किया गया, अगर हम यहाँ पे जो एनोड है, ये एनोड, ये इस एनोड को अगर हम परफोरेटेड ले, परफोरेटेड मींस इसके बीच में ऐसे बीच बीच में होल्स हो, ठीक। तो यहाँ पर से जो करंट आएगा वो इस परफोरेटेड एनोड को क्रॉस कर जाएगा, और क्रॉस करने के बाद यहाँ पर जो गैसेस वॉल होता है, इस गैस वॉल पर जाकर स्ट्राइक करता है। इस गैसेस वॉल्स पर जिंक सल्फाइड का जो है वो जिंक सल्फाइड लगा हुआ रहता है, कोटेड विथ फोस्फोरोसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड। तो इससे क्या होगा कि जैसे यहाँ पर से जो रेज निकलेंगी, ठीक, वो जो रेज होंगी, जो करंट होंगी, वो कहाँ आएंगी, कैथोड टू एनोड की तरफ आएंगी, और एनोड परफोरेटेड लेंगे तो वो उसको पार कर जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे उससे, और यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक करके हमें, ठीक, तो ये से क्या कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी, और एक हमें फेंट ग्रीनिश ग्लो जो है वो ऑब्जर्व होगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो किया उन्होंने कि पहले प्रेशर कितना लगाया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। बट जैसे ही उन्होंने प्रेशर लो किया 10⁻⁻², करंट वहां पर फ्लो होना स्टार्ट हो गया, और हमें एक क्या ऑब्जर्व किया, हमने एक गोल्ड ग्लो ऑब्जर्व किया, ग्लो कलर्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ओके, उसके बाद जब हमने वहां पे और प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, कितना कर दिया, 10⁻⁻4, तो वहां पर जो ग्लो ऑब्जर्व हो रहा था हमें, कलर्ड ग्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, वो डिसअपेयर हो जाता है। क्लियर, ये इट डिसअपेयर्स। ओके, बट द करंट इज कंटिन्यूअसली फ्लो। तो ये करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, ये कैसे ऑब्जर्व किया हमने, जब यहाँ पर परफोरेटेड एनोड लिया गया, और उस परफोरेटेड एनोड से करंट क्रॉस होकर कहाँ स्ट्राइक किया, गैसियस वॉल्स पर। तो ये गैसियस वॉल्स कोटेड था किससे, फॉस्फोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड से। तो जब ये इस पर स्ट्राइक किया तो हमें एक फेंट ग्रेनिश कलर जो है, फेंट ग्रेनिश ग्लो जो है वो ऑब्जर्व्ड हुआ। क्लियर। तो ये फेंट ग्रेनिश ग्लो ऑब्जर्व्ड हुआ, इससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं, जो किधर की ओर आ रही हैं, एनोड की साइड आ रही हैं। तो इन्हीं रेज को हम क्या बोला, कैथोड रेज कहा गया। ठीक। So this shows that the some individual rays are emitted from the cathode, which passed through the anode, which passed through the holes of anode and strike the glass wall. These rays were called as cathode रेस। तो ये एक्सपेरिमेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जे थॉमसन सर ने ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया था। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने गैसेस फिल किया। सबसे पहले उन्होंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। बट जैसे उन्होंने प्रेशर लो किया तो वहाँ लो प्रेशर होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है और एक ग्लो हमें ऑब्जर्व होता है। और जब हम प्रेशर को और रिड्यूस कर देते हैं, मीन्स लो प्रेशर अप्लाई करते हैं 10⁻⁻⁴, तो ये ग्लो जो होता है वो डिसअपेयर हो जाता है और हमें ये ग्लास वॉल्स पर एक ग्रीनिश फेंट ग्रीनिश ग्लो जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैथोड से कुछ रेज एमिट हो रही हैं जो एनोड की साइड पर आ रही हैं, और इन्हीं रेज को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोला जाता है। ठीक। तो ये कुछ इस तरह से दिखती हैं जब ये ग्रीनिश फेंट कलर जो है ये कुछ ऐसा हमें ऑब्जर्व होता है वहां पर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। तो ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, तो ये कैथोड रेज ओरिजिनेट कैसे होती इनिशियली। तो जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वहां पर तो ये कैथोड से ओरिजिनेट होते हैं। ओके, कैथोड से द कैथोड रेज आर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय द मटेरियल ऑफ कैथोड एंड देन फॉर्म द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब ड्यू टू द bombardment of the gas molecules by the high speed electrons emitted first from the cathode। तो सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, जो हम कैथोड लेते हैं तो वो कैथोड जिस भी मटेरियल का होता है, तो वहां पर जब हम जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस कैथोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ठीक। तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पार्टिकल्स बोल लीजिए। ठीक। तो अभी जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे वहां पर, तो वोल्टेज अप्लाई करने से जो कैथोड मटेरियल होगा उससे कुछ पार्टिकल एमिट होगा। ये जो हाई स्पीड पार्टिकल होता है, सपोज ये आपका कैथोड मटेरियल, इस कैथोड मटेरियल से
कुछ पार्टिकल्स एमिट हुए। यहाँ पर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस गैसेस मॉलिक्यूल से जाकर स्ट्राइक होंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे, और बम्बार्डमेंट होने से वहां पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो होते जाएंगे वो इजेक्ट होते जाएंगे, और यही जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते जाएंगे इन मॉलिक्यूल से, यही हमें कैसे दिखेंगे, एक रेस की तरह। और ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाते जाएगा किधर, पॉजिटिव एनोड के साइड पर जाते जाएगा। ठीक, तो क्लियर हो गया आपको। तो द कैथोड रेस फर्स्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मटेरियल ऑफ द कैथोड एंड देन फ्रॉम द गैसेस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। तो सबसे पहले इनिशियली कहाँ से जनरेट होता है, ये इनिशियली ये प्रोड्यूस होता है कैथोड मटेरियल से, देन फ्रॉम द गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स और ये जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बम्बार्डमेंट करते हैं, जिससे कि और ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, और ज्यादा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। बम्बार्डमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स बाय द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फर्स्ट फ्रॉम द कैथोड। तो ये क्लियर हो गया आपको कि कैथोड का ओरिजिन कैसे होता है। सबसे पहले कैथोड मटेरियल से होता है, उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और उससे जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा वो गैसेस मॉलिक्यूल्स के साथ बम्बार्डमेंट करेगा, और ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच बम्बार्डमेंट होगा, इससे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे, और यही जो प्रोड्यूस पार्टिकल्स है वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, कैथोड रेज के फॉर्म में। क्लियर, देखते हैं वाई गैसेस अंडर लो प्रेशर आर यूज्ड। तो जो हम गैस लेते हैं वो लो प्रेशर पर जब हमने लिया, क्यों लो प्रेशर पर लिया, या लो प्रेशर पर लेने से कैसे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती, करंट फ्लो होने लगता है, तो ये मैंने आपको बताया था, वहां पर आ रही थी तभी। तो एट लो प्रेशर देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द गैसियस एटम्स। तो वहां पर मैंने बताया था कि जब जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उसको आपने और रिड्यूस कर दिया प्रेशर को, तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच बहुत ज्यादा स्पेस हो गया। अब स्पेस ज्यादा होने से क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेट होंगे। ठीक, gases molecules so that the ions can accelerate so such a high speed that when they strike another atom can eject electron of it and creating more positive ions and free electrons। तो वहां पर क्या होगा, वो और ज्यादा इस पे हाईली एक्सेलरेटेड हो जाएंगे, जिससे एक दूसरे से बम्बार्डमेंट करेंगे, और बम्बार्डमेंट के थ्रू और ज्यादा पॉजिटिव आयन और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते जाएंगे, इजेक्ट होते जाएंगे। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपको कि वाई गैसेस अंडर लो प्रेशर यूज्ड। तो अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो ये जो कैथोड रेज होती है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की गई। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि दे प्रोड्यूस शार्प शैडो ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर आप ये कैथोड रेज के पाथ में अगर कोई आप ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का आपको पीछे शेडो ऑब्जर्व करेंगे आप। ठीक, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये हमें कैथोड रेज की प्रॉपर्टी बता रही है कि कैथोड रेज ट्रैवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये जो मेरा हाथ है वो सपोज वो ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऐसे कैथोड रेज आ रही हैं। ठीक, तो ये स्ट्राइक करेंगे और पीछे पे क्या बनेगा, वहां शेडो बनेगा। तो इससे पता चलता है कि जो कैथोड रेज होती है वो ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर, यहाँ पे से आपको क्लियर हो, ये कैथोड रेज, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ शेडो बन रहा है। क्लियर हो गया ये आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, इफ अ लाइट पैडल व्हील, ये अगर हम इस तरह से इसके पाथ पर मींस कैथोड रेज के पाथ पर अगर हम ऐसा एक व्हील रख देते हैं तो कैथोड रेज क्या कर देती, इस व्हील को रोटेट कर देती है। ठीक, तो इस व्हील को रोटेट कर रही है, इससे हमें पता चलता है कि कैथोड रेज इज मेड अप विथ मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक, तो इफ अ लाइट पैडल व्हील mounted on the axis is placed in their path, the wheel begins to rotate, and these shown that cathode rays are made up of material particles. Clear? First property क्या है, cathode rays travel in a straight line. Second, cathode rays are made up with material particles. And third देखते हैं हम, when electric field, जब आप कैथोड रेज के पाथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं आप। ठीक, तो कैथोड रेज यहाँ पर एमिट हो रही हैं, इसके पाथ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव एनोड्स इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करके। तो वहां पर आप देखेंगे कि ये जो कैथोड रेज सीधी जा रही थी वो डिफ्लेक्ट हो जाती है किस साइड पर,
पॉजिटिव एनोड की साइड पर ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इनका नेचर कैसा होता है, ये नेगेटिव नेचर की होती है, मींस ये नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रेज दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, यहाँ पर जैसे ही कैथोड रेज आई ये किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, पॉजिटिव प्लेट की साइड पर डिफ्लेक्ट हो गई। और जैसे ही पॉजिटिव प्लेट की साइड डिफ्लेक्ट हुई मतलब ये किस नेचर की होंगी, नेगेटिव नेचर की होंगी, तभी तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वहां पर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसी अट्रैक्शन की वजह से वो जो कैथोड रेज है वो क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। Clear? Similarly, when magnetic field is applied, then cathode rays also deflected. तो जब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं तो कैथोड रेज जो होती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर? तीन प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि when cathode rays strike a metal foil, the latter becomes hot. This indicates that the cathode rays produce heating effect. तो जैसे आप कैथोड रेज किसी मेटल फॉइल पर स्ट्राइक करती हैं तो वो क्या हो जाता है, मेटल फॉइल हॉट हो जाता है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। तो दे कॉजेस आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस को भी आयोनाइज कर देती है। नेक्स्ट, दे प्रोड्यूस एक्सरे when they strike against the surface of hard metal like tungsten and molybdenum। अगर ये किसी हार्ड सब्सटेंस पर, किसी हार्ड मेटल के अगेंस्ट स्ट्राइक करती हैं तो वहां पर से एक्सरे भी प्रोड्यूस करती हैं। तो हार्ड सब्सटेंस या हार्ड मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, टंगस्टन और मोलिब्लेडिनम। दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरोसेंस on the glass walls of the discharge tube as well as on the certain other phosphorescent or fluorescent substance such as zinc sulfide। तो ये simply they produce फ्लोरोसेंस। ओके, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, मतलब हमने वहां पर देखा था ना वो जो ग्रीन कलर आपने ऑब्जर्व किया था, वैसा ही कुछ होता है फ्लोरोसेंस। तो दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसको भी अफेक्ट कर देती हैं। एंड दे पोजेस पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। अब ये पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या होता है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट मींस दे कैन इजिली पास थ्रू द थिन फॉइल्स ऑफ द मेटल। जो मेटल्स होती है उसकी अगर थिन फॉइल रखेंगे तो ये उसको क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, बट अगर कुछ थिक फॉइल है तो वहां पर ये उन्हें क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे ये जो है कुछ कैथोड रेज की प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई, they travel in a straight line. Second property, they are made up with a material particle. Third, when electric field is applied they deflected, when electric and magnetic field is applied they deflected। और electric field apply करते हैं तो किस तरफ deflect हो जाता है, positive plate की तरफ। this shows that cathode rays are made up with negatively charged particles। next हमने देखा कि they shows heating effect। क्यों, क्योंकि जब ये strike करती हैं किसी मेटल पर तो वहां पर वो जो मेटल होता है वो हॉट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट था कि दे कॉजेस आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फ्लोरोसेंस, एंड लास्ट इज दे पोजेस पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। क्लियर? तो ये सारी जो प्रॉपर्टी हमने ऑब्जर्व की इस कैथोड रेज के बारे में, उससे ही कंक्लूजन निकाला गया। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकाला गया कि कैथोड रेज आर मेड अप विथ मटेरियल पार्टिकल्स। जो कैथोड रेज होती हैं वो मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई होती हैं। एंड कैथोड रेज कैरी अ नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये दो मेन कंक्लूजन निकाला गया कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज, एंड कैथोड रेज आर मेड अप विथ मटेरियल पार्टिकल्स, एंड दीज मटेरियल पार्टिकल्स कैरिंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। Clear? So the negatively charged material particle constituting the cathode rays called electron। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। सबसे पहले वहां पे ऑब्जर्व किया गया कैथोड रेज, फिर कैथोड रेज की स्टडी की गई वहां पर कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, और उन प्रॉपर्टीज से हमें कंक्लूजन मिला कि कैथोड रेज आर मेड अप विथ मटेरियल पार्टिकल्स एंड दे पोजेस नेगेटिव चार्ज। उनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, एंड दीज मटेरियलिस्टिक पार्टिकल पोजेस negative charged which constitute the cathode rays are called electrons। तो ये जो पार्टिकल्स होती हैं जो कैथोड से एमिट होती हैं और जो पूरी तरह से कैथोड का वहां पर कैथोड रेज को फॉर्म करती हैं, और वो पार्टिकल्स कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। क्लियर? ठीक,
तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की डिस्कवरी कैसे हुई, मास की डिस्कवरी कैसे, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिएगा हमारे साथ। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।